टीचर्स मेरे पास आते थे, वो बातें डिस्कस होती थी, चलती थी। वो कहने लगे जी कि अब ये कोई मद्दे वजायद आया है, और सुना है इसके बारे में। आपने उनको देखा है मौलाना सईद बुखारी मैंने देखा है, एक बार देखा मैंने। यहाँ मैं पहुँचाया था उस दिन, तो वो तशरीफ लाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक बार फिर अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सबको इस बात का इल्म है कि ज़ियाई मीडिया नेटवर्क जो गुज़िश्ता चंद माह से जामिया ज़ियाउल उलूम के 50 साला दौर की तकमील के मौके पर, उसकी मुनासबत से ज़िला पुंछ की बाज़ मखसूस और ऐसी चुनिंदा शख्सियात से आप सबकी रूबरू मुलाकात करा रहा है जिन्होंने जामिया ज़ियाउल उलूम को 1974 में कायम होते देखा, या वो लोग जो 1974 से पहले के हालात से भी वाकिफ़ हैं और जिन्होंने जामिया ज़ियाउल उलूम का ये 50 साला अहद देखा है। आज हमारे दरमियान हमारे इलाके की एक बहुत ही नामवर शख्सियत मोहतरम जनाब एमएन कुरैशी साहब मौजूद हैं। एमएन कुरैशी साहब बज़ाते ख़ुद तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि इनका मुख्तसर तारुफ करवा दूँ। एमएन कुरैशी साहब का शुमार हमारे पूरे इलाके की एक ऐसी इल्मी, तालीमी, दीनी और अदबी शख्सियत के तौर पर होता है जिन्होंने तालीम के मैदान में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी है। जहाँ एमएन कुरैशी साहब एज ए लेक्चरर रिटायर्ड हुए, लेकिन कुरैशी साहब की इनफरादियत ये रही कि कुरैशी साहब ने उर्दू अदब में और उर्दू ग्रामर में बहुत बड़ा काम किया, और ख़ासकर उर्दू ग्रामर के हवाले से हम कहें तो लगभग 25 के करीब किताबें जो है वो कुरैशी साहब ने लिखी, और सिर्फ न लिखी बल्कि वो किताबें जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उसको शाया किया, और यहाँ की रियासती हुकूमत ने उसको शामिल निसाब भी किया है। और न सिर्फ स्कूलों में बल्कि मौसूफ की कुछ किताबें जो हैं वो यूनिवर्सिटी के उर्दू निसाब में भी शामिल हैं। इसके साथ साथ स्टेट लेवल पर जितने भी अदबी प्रोग्राम्स होते हैं, या जितने भी उर्दू अदब के हवाले से या उर्दू शनासी के हवाले से या उर्दू ग्रामर के हवाले से जो खिदमात रही हैं, उन खिदमात की बिना पर कुरैशी साहब का जो एक इल्मी तारुफ है, इल्मी दायरा कार है, वो बहुत वसी है। इसी तरह रियासत के अलावा बैरून रियासत में जितने भी अदबी और इल्मी इदारे हैं, वहाँ पर भी इनके असफार होते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो या चाहे वो राजस्थान हो, चाहे या यूपी या दीगर रियासतें हों। वहाँ के बहुत सी ऐसी उर्दू अंजुमनें वो कुरैशी साहब को मदऊ करती रही हैं, और जो हमारा SI है, चाहे जम्मू में हो चाहे वो श्रीनगर में हो, वहाँ पर भी इनकी बहुत खिदमत रही है। और उसके अलावा जो ख़ास बात मुझे आपसे कहनी है कि मौसूफ पुंछ के उन इल्मी लोगों में शामिल होते हैं कि एक दौर पुंछ में ऐसा गुजरा जब यहाँ पर तालीम का चलन नहीं था और न कोई इल्मी माहौल था। ये उस दौर की पैदावार है जब यहाँ पर टीचर्स खाल खाल ही मिला करते थे, और इसीलिए इनको यहाँ पर उस्ताद असातिज़ा के नाम से भी याद किया जाता है। एक बहुत बड़ी जनरेशन इन्होंने तैयार की है, और शागिर्दों की एक लातादाद एक ऐसी खेप इन्होंने तैयार की है कि जो मैं समझता हूँ इनकी इल्मी खिदमात और इनकी अदबी कारनामे को हमेशा जिंदा रखेंगे। मौसूफ गो कि आजकल बहुत अलीर हैं, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि इस ज़ौफ़ और इस हलालत के बावजूद आज वो हमारे स्टूडियो में आए हैं, और बतौर ख़ास हमारी गुजारिश पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आज हमारे बुलाने का मकसद ये है कि हम ये जानना चाहते हैं अपने मेहमान मोहतरम से कि इन्होंने सन 74 से पहले का जो यहाँ माहौल देखा, उसके हवाले से भी बात होगी, और उसके बाद जामिया के क़याम किन हालात में हुआ, और जामिया के क़याम के बाद हालात कैसे बदले, और 50 साल की इस मुद्दत के बाद आज ये पुंछ को कैसा देख पा रहे हैं, चूँकि ये लगभग 2 नस्लों के गवाह हैं, और बहुत सी ऐसी बातों के अमीन हैं जिन्हें शायद नई नस्ल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुरैशी साहब, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपने आज अपनी अलालत, मसरूफियत और बीमारी के बावजूद भी और ज़ौफ़ के बावजूद भी आपने हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कुरैशी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 74 से बहुत पहले पुंछ आ गए थे, और यहाँ के इल्मी और अदबी हलकों के बहुत आप करीब रहे हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि 47 की तकसीम ने पुंछ को इल्मी और माशी तौर से बिल्कुल उजाड़ दिया था, वीरान कर दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, और ख़ास तौर से जो नई नस्ल है,
जो तारीख से नाबलद भी है, तो कुरैशी साहब एक ऐसा नक्शा खींचिए कि 74 से पहले का पुंछ कैसा था, या जब भी आप पुंछ आए उस दौर का पुंछ कैसा था, यहाँ पर तालीमी इदारों का क्या हाल था, और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी तालीमी और माशी हालत कैसी थी। इस पर पहला मेरा सवाल आपसे। शुक्रिया जनाब। इस सिलसिले में मैं इस पुंछ में शहर में 61 में आया था, और 61 में उस दौर में सारे डिस्ट्रिक्ट का मैट्रिक का सेंटर जो है वो पुंछ हुआ करता था। कहीं दूसरे कोई स्कूल भी कम थे तो, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पुंछ था। 61 मार्च में मैं एग्ज़ाम देने लिए यहाँ आया, तो हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार भी थे, और इस तरह से अपनाइत के लिहाज से भी मौलवी बाकी साहब, मौलाना अब्दुल बाकी साहब, ये बेसिकली हाड़ी के रहने वाले। हाड़ी से ये आए चंडक, तो चंडक इन्होंने मकान बनाया, तो उसमें ये हुआ कि आबी ज़मीन से रास्ता उनको नहीं मिला वहाँ जाने का, तो वो बेची तो नगाली में बनाई। तो लेकिन शुरू में जब मैं 9th पढ़ता था, ये मुझे उनको घर से दराबा से पुंछ लाते थे, 2-3 बार लाए, और ये कहते थे कि यहाँ 47 से पहले इस्लामिया हाई स्कूल चलता था, लेकिन 47 के बाद ख़त्म हो गया है, और पुंछ में कोई नाम का भी मैट्रिकुलेट या मिडिल पास नहीं मिलता। जो पढ़े लिखे लोग थे सब यहाँ से चले गए, और बाकी जो रह गए हैं, कोई यतीम है, कोई गरीब है, कोई नहीं जा सका, तो वो यहाँ है। और हम चाहते हैं कि उस स्कूल को रिवाइज़ किया जाए, इस्लामिया स्कूल जो है उसको रिवाइज़ किया जाए। यहाँ लाया उन्होंने, तो खैर 9th 10th में जब मैंने 61 में एग्ज़ाम दिया, तो उन्होंने कहा आप वापस नहीं जाएंगे, अब यहाँ रहेंगे। उन्होंने बुलाया बाबू रमज़ान साहब के साथ, मीर पुंछी के साथ, वज़ीर मोहम्मद हकला के साथ, और इस तरह से शफ़ी कलाइबी साहब, इनके साथ मिलाया, तो मिला के कहा कि तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम मिले, मीटिंग हुई हमारी मीर साहब के घर, तो उस वक्त चौधरी वज़ीर मोहम्मद साहब हकला ने कहा कि यो आदमी भी न लब्बे जो यो कुछ काम दीन को कर सके, वो तो इसे ना सिर मरो। तो हुआ ये कि वहाँ फैसला हुआ, कमेटी बनी। कमेटी में ये बांडे साहब उसके एडमिनिस्ट्रेटर थे, मोहम्मद दिन बांडे, और बाबू रमज़ान प्रेसिडेंट, DM मीर पुंछी मैनेजर, और मुझे सेक्रेटरी रखा। हैदराबाद मसाजिद को आबाद करने के लिए ये कमेटी बनाई। और दूसरे नंबर पर बनाई कि हमारा जो हाई स्कूल यहाँ से सिर्फ चला गया, वो तो उसको दोबारा कायम किया जाए, इस्लामिया हाई स्कूल दोबारा कायम किया जाए। उसमें जब इन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला मेरे लिए कि तो अब प्राइमरी स्कूल तो कहीं जगह नहीं मिली, क्योंकि सारा उजड़ा हुआ था, मकान जल चुके थे, कई लोग तोड़ चुके थे। तो इसी हालत में इन्होंने अहमदिया मस्जिद जो है इसमें स्कूल खोला, जो मिर्जाई तबके के पास, तबके से पास, जो मतलब उनका इबादत, क्योंकि वो जगह महफूज थी, और उसमें 4-5 कमरे थे जिनमें बच्चे आ सकते थे। वहाँ 5वीं तक क्लास खोली, तो 2 आदमियों को वहाँ से रखा। उस वक्त भी वो मस्जिद, मतलब वो जो इबादत खाना है, वो उस वक्त भी वो मिर्जाई तबके के पास था, सोने के पास था। उस वक्त इसको बनाया किसने, इस इबादत खाने को? इस इबादत खाने को बनाया भद्रवा के एक थे DC ऑफिस में। 47 के बाद की बात, 47 के बाद की बात, तभी ये बनाई है। तो तब ये बना, ये तकरीबन बना है ये 66 में। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि बनाया जाए, चलो जी ठीक है, ऐसा उनमें स्कूल खोला। हरीचंद और अल्लाह मग़फ़िरत करे तो अलादीन, मास्टर अलादीन साहब, इन दोनों को लगाया यहाँ के, आप बच्चों को पढ़ाएंगे। 2 साल पढ़ाया उन्होंने बच्चों को, मैंने भी 2 साल के साथ दिया। 61 में भी, 62 में भी, 63 में भी 3 साल में साथ रहा। आप यहाँ मैं एज ए मुदर्रिस भी रहा, और एज ए निगरान भी रहा। और निगरान में साफ कर मस्जिदों का, कि मस्जिदों को किस तरह से साफ किया जाए, किस तरह से इनको खाली किया जाए। आप बता रहे हैं कि इस्लामिक स्कूल होता था 47 से पहले, फिर वो हैदराबाद हो गया, तो वहाँ पर क्यों नहीं दोबारा तालीम शुरू की? वो तो इमारत तो मौजूद, वो जला गई थी। अच्छा, जला दी गई। जहाँ ये मस्जिद है कब्रिस्तान के साथ, वो मस्जिद थी उस वक्त, तो उसमें जो उसके दरवाजे खिड़कियां तोड़ के जला दिए गए। अच्छा, ये उस वक्त 47 के हालात की वजह से जो कुछ हुआ वहाँ नहीं हो सका। तो फिर ये वहाँ कायम हुआ? फिर कायम यहाँ हुआ। जब यहाँ हुआ तो यहाँ एक भद्रवा के थे बरजई, जो उस वक्त इस यहाँ के इंचार्ज थे, फ़ानी साहब। तो फ़ानी साहब ने, वो शायद यहाँ किसी सरकारी ओहदे पे थे, DC ऑफिस में। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक है, लेकिन अब इसको खाली करो, हम भी अपना मदरसा चलाना चाहते हैं। मुश्किल आई कि कैसे खाली करो, तो मीटिंग हुई, तो मीटिंग में फैसला हुआ ये कि ये जो इस वक्त इस्लामिया स्कूल है ये खाली है, ये होता था हॉस्टल उस हाई स्कूल का, तो लिहाजा इसको खाली करवाया जाए यहाँ पे। अब खाली कौन करे? यहाँ बड़ा ज़बरदस्त ठाकर था वो, ज़बरदस्त, वहाँ नज़दीक नहीं जाने देता था।
नतीजा ये हमें कि मीटिंग हुई, भाड़े भाड़े साहब ने कहा कि आप जो बच्चे 100, 50, 150 है, इनको लेके जाके आहिस्ता से उनका सामान उठा के बाहर रख दो। हमने वही किया, मैं निगरानी करता रहा। तो वहाँ जब गया तो उन्होंने पर्चा लगाया कि जी इस तरह मेरा कि इसने तो 2 दिन हमें थाने में रखा। जब 2 दिन थाने में रखा तो 2 दिन के बाद फिर भाड़े साहब भी और ये सारे गए, उन्होंने कहा कि इसका कसूर क्या है, जगह हमारी है, हॉस्टल हमारा है, ये गैर बात था, आपने बीच में कब्जा कर लिया, निकलो उसको यहाँ से। तो फिर SSP हुए थे तो उन्होंने अच्छा रोल अदा किया, बस खाली करा दिया। अब वो मदरसा यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ। वहाँ जब चला तो वहाँ बात चली दो कि यहाँ ये है वहाबी सिस्टम है, तो ये अहले जमात का सिस्टम है। अब चलाने वाले कौन हैं, यही कुछ बीच बीच में से लोग, खासकर यहाँ के लोग तब भी ये फिजा फिजा थी, और उस फिजा को दबाने के लिए बड़ी कोशिश की गई तो दबा दी गई। और उस फिजा को लेकिन ये मीर पुंछी साहब मरहूम और बाने मोहम्मदीन साहब मरहूम, इन लोगों की बहरहाल कोशिशें थी कि यहाँ पर एक को तालीमी तौर से कुछ न कुछ काम। ये सबसे बड़ा जो उनके जहन में था, बाबू रमजान साहब के जहन में था, तो उन्होंने 47 से पहले देखा था। उन्होंने कहा कि जो इस्लामिया हाई स्कूल था, इस्लामिया हाई स्कूल में एक आवाज़ जब अजान की आती थी तो पूरा सिटी बंद हो जाता था, सारे नमाज के लिए वहाँ जाते थे, कोई स्कूल या कोई घर खुला नहीं रहता था। तो वो सिस्टम जो उन्होंने पढ़ाई का देखा, कुरान पाक का देखा, और मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी साहब को अलैहि रहमा उनको देखा। आपने उनको देखा है? मौलाना सईद शाह बुखारी मैंने देखा है, एक बार देखा मैंने, यहाँ मैं पहुँचाया था उसमें, तो बहुत तशरीफ लाई, तो मैंने देखा उनको। तो जब देखा तो अताउल्लाह शाह बुखारी साहब का ज़माना, और फिर वो ज़माना भी जबकि मौलाना ज़फ़र अली खान यहाँ आया करते थे। तो मौलाना ज़फ़र अली खान की एक तकरीर जो है वो सारे 2 डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा कर देती थी, इतनी ज़बरदस्त उनकी पकड़ थी। तो उनके सामने ना ये भाभी था, तो ना दूसरा था, ना तीसरा था, उनको सामने सिर्फ था दीन। वो खुद कहते भी थे कि दीन के लिए पहले कुरान को समझना ज़रूरी है, अगर कुरान को समझेंगे तो दीन समझ आएगा, अगर इसको नहीं समझेंगे तो कुछ समझ नहीं आता। उसके लिए उनका जोर था कि ये इस्लामिया स्कूल जो है ये उन्होंने चलाया था पाकिस्तान से पहले। और उसमें हमारे दराबा के एक मौलवी साहब थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, पाकिस्तान चले के बारे में काजी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, काजी अब्दुल सलाम, वो उससे पहले लाहौर से फारिग थी। तो उनका ये मशहूर है जो उनके से बांडे मोहम्मद दीन बड़े बांडे साहब, गुलाम कादिर साहब, वो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि जुमा की नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने पढ़ा के तो अंदर गए, तो बैठे लगे, तो शाम के वक्त बातें चलती रही। बातें चलते चलते उन्होंने कहा कि फरमाया कि देखो भाई, मैं अपना वक्त पूरा कर चुका हूँ, तो ये दीन बढ़ना चाहिए आगे। जो मैंने तसव्वुर लिया है और जो मेरे जहन में था वो मैंने लिख पढ़ के हवाले कर दिया है, तो ये आगे जाना चाहिए, ये आपस में खिचड़ी नहीं बननी चाहिए। तो कहते हैं शाम की नमाज उन्होंने जब अदा की, नमाज अदा करके बैठे, इस तरह पीछे डक लग के बैठे हुए थे, तो कहने लगा अच्छा कलमा पढ़ लो। पढ़ा कलमा, जब दूसरे पे पहुंचे तो आवाज़ तो उसके बाद सिलसिला जो चलता रहा, तो जैसे 66 आया, तो 66 में इन्होंने एक पंगा खड़ा कर दिया, जो ये तसव्वुर था वहाबीज़्म का और दूसरे इज़्म का। अच्छा, वो लोग यहाँ थे 66 में, उन्होंने पंगा कर दिया, पंगा किया कि ये जो स्कूल इस्लामिया है, ये इस्लामिया स्कूल हमारा है, तुम्हारा नहीं है। ये हमारा है, यहाँ निकालो यहाँ से सारा कुछ जो निकालना है, हम यहाँ नहीं रहने देंगे। उस पर झगड़ा हुआ, बाड़े मोहम्मदीन साहब, बड़े बांडे साहब, मौलाना कादिर साहब, बाबू रमजान साहब, मीर साहब, पुंछी अकला साहब, ये सारे लोग कहने लगे कि मुझे उनके वर्ड्स हैं अकला साहब के, लड़ गए लत्ता बन के करेगा था, इनको पासे का छोड़ो, एक पासे ये है तो दूसरे पासे हमारा होगा। तो फैसला हुआ कि जो ये चलाएँ यहाँ ही, तो हम नया मदरसा खोले। उस 66 के कारण में नया खोला, जिसमें ये सारे शामिल रहे। और उस वक्त यहाँ थे गुलाम नबी गिलानी, टीचर, इस्लामिया टीचर, डिग्री कॉलेज के आए थे, प्रोफेसर। तो वो बड़ा उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने सारे को संभाल के तो दर्स स्कूल भी कायम किया। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े मोहम्मद उस्मान फाजली कश्मीर से आए थे, और वो यहाँ से चीफ एजुकेशन अफसर बन के आए थे। तो उन्होंने इधर देखा जाए माए, तो वो कहते थे कि इस्लाम पढ़ो, कुरान पढ़ो, साइंस पढ़ो, ये 3 उनके नारे थे। तो उन्होंने जगह दी कि भाई मैं सीओ श्रीनगर से आया हूँ, तो यहाँ उन्होंने जगह बताई है, कोई जगह है ही नहीं है, मैं कहाँ रहूँ। तो ये जो जज वाला का मकाम था जहानाबाद हमारे पास रहा, इसमें वो रहने लगे। अच्छा, जब इसमें रहने लगे तो उन्होंने, वो पहले ही देवबंदी मसलिक से ताल्लुक़ रखते थे। उनके जहन में ये आता, फाजली साहब के ज़माने में उनका उनका पोता एक मेरे साथ परसों आया हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू ले रहा था कि आपने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा, तो वो मेरे दादाजी हैं, तो मैं वो लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा लिखो। तो उनका कमाल ये था कि वो जब
हायर सेकेंडरी में यहाँ लगे तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, कुरान शरीफ की तालीम भी और साथ साथ दीन की तालीम भी और साथ साथ साइंस की तालीम की जो मुसलमानों की वसीयत वरासत है वो पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने उस बंगले में क्लास खोल दी। बंगले में क्लास खोल दी तो जाते रहे, मैं उस वक्त सर्विस में था तो जाते रहे इनके घर, वहाँ बच्चे बिठाए हुए जो जाते कुछ बड़े छोटे, कुरान शरीफ वालों को कुरान शरीफ पढ़ाना, जो हदीस वाला है उसको हदीस पढ़ाना, और बड़े काबिल आदमी थे उस्मानी साहब। तो उस तरह से उसमें आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा ऐसा करो, लड़ना आपस में छोड़ दो। तो ये स्कूल जो है ये असली अकीदे पर है, तो इसको अलग से जगह लेके चलाते रहो तो नया आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा, बनता रहेगा। तो 2 साल रहे उन्होंने चलाया, बच्चों को पढ़ाते रहे घर पर। 2 साल के बाद जब वो गए तो यहाँ से चले गए तो दूसरे आए तो उन्होंने उस रास्ते पे और जब छोड़ दिया तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन फिर भी वो इतना नहीं हुआ जितना कि ये बाद में हुआ, इतना नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ तो समझाया, जो इवन उसमें सिखों ने हिस्सा लिया था समझाने में, लड़ो मत भाई। दीदार सिंह यहाँ होता था, कांग्रेस का सोहन सिंह बागी, इस तरह से कुछ लोग थे 5-10, तो उन्होंने बैठ के समझाया, सुलह कराई। तो 74 का एक टर्निंग एक पोजीशन आ जाती है, 74 में जब जालूम कायम हुआ। तो जालूम के बाद के हालात तो खैर आपसे हम जानेंगे ही, लेकिन मुख्तसरन आप बरसबील तज़किरा किन अल्फाज में उस सूरत हाल को बयान करना चाहेंगे कि 74 जालूम के क़याम से पहले पुंछ में क्या सूरत हाल थी मुसलमानों की खासकर? ये तो कोशिशें हुई इसमें, ये जो आपने बताया कि इसमें मीर पुंछी साहब, गुलाम कादिर बांडे साहब, अल्लाह बख्शे इन सब हजरात को, गुलाम मोहम्मद बांडे साहब, बाबू रमज़ान साहब, मास्टर गुलाम साहब और ये वज़ीर अहमद हकला साहब, ये सब मौलाना शफी साहब कलाई, तो या मास्टर हमीद डार साहब, जी हाँ। तो ये जो तबका यहाँ रहा, इन्होंने कोशिशें की, फिर आपने बताया कि उसी दौर, खैर ये तो मेरे लिए नई बात है कि उस दौर में भी ये जो इख्तलाफात थे बागी ये मौजूद थे, ये रहे हाँ। तो हम ये समझते थे शायद ये बात नहीं पैदावार है, लेकिन उस वक्त होते थे। तो आप क्या बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को या वो लोग जो जानना चाहते हैं कि 74 से पहले का पुंछ में किस किस्म का इल्मी माहौल था? क्या वीरानगी थी या कोई भी माहौल था, क्या था? देखिए 74 से पहले 61 से लेकर 74 तक ये जो सारा अर्सा है, इसमें मैंने खुद देखा कि यहाँ कोई इल्मी माहौल नहीं था, कोई तालीमी माहौल नहीं था, और कोई भी आलिम जो है उसको 10 दिन 5 दिन एक जगह नहीं ठहरना था। आए 2 दिन 4 दिन गुजारे चले गए, क्योंकि उन पर सवाल उठ गया कि ये फलाना है तो ये फलाना है, तो चले गए। तो उसके बाद 66 में जब ये सिलसिला हुआ, स्कूल 2 अलग हुए, तो 67 में ये फैसला हुआ कि चलो उसमें इन सब का जिन लोगों बुजुर्गों का नाम लिया है कि वहाँ ही स्कूल चलाते थे, पहले उस बंगले में, फिर नीचे, तो फिर बाद में आस्ते आस्ते बना, लेकिन यहाँ तो इल्मी माहौल नहीं था, दीनी माहौल बिल्कुल नहीं था। ज़ियाउद्दीन समनानी साहब मरहूम का नाम आता है बीच में, जामा की तारीख में आता है उनका नाम, और आप उनसे वाकिफ हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, साथ रह के काम किया हमने, साथ रह के काम किया। वो SSP के दफ्तर में थे, स्टेनो, और उसके हिसाब से हमारा उनके साथ करीबी ताल्लुकात थे, और यही सिलसिला था। उसमें ये हुआ, पहले स्कूल का फैसला जो नाम है वो कुछ और रखा गया था। बाद में जब ये सारे बैठे, ये कहने लगे कि इस आदमी ने बहुत मस्जिदों में छुड़ाने में बहुत बड़ा रोल किया, और बगैला वाली मस्जिद को छुड़ाने में इसी ज़ियाउद्दीन का। ये जो खैर अब हम आ जाते हैं, सन 74 में आप पुंछ में थे मौजूद? जी हाँ, मैं मौजूद था। तो जब वालिद मोहतरम मौलाना गुलाम कादिर साहब यहाँ आए, तो आपकी पहली मुलाकात की कुछ याददाश्तें हैं आपके पास? बिल्कुल, उससे पहले 71 में जो उसका बेस है 71 में बना के यहाँ अल्लाह मगफिरत के मौलाना फ़रोज़ुद्दीन साहब काकी को यहाँ लाया गया। अच्छा। और मैं चूँकि सेक्रेटरी भी था, उस लिहाज से हमने लाया, तो वहीं 2-4 कमरे जो खाली करा के दिए, तो उनमें उनको छोड़ा कि आप यहाँ पढ़ाएँ। 6 महीने पढ़ाया उन्होंने। 6 महीने पढ़ाने के बाद कुछ सवालात उठे, तो एक दिन वो हमें बुला के, बाबू रमज़ान था, मैं था, ऐसे ही हम जा रहे थे, बुलाया तो कहने लगा, जी मेरी एक बात सुन के जाओ, दोनों जिम्मेदार आदमी हो, हमें फरमाइए, पुंछ बंजर ज़मीन है, ये कभी ज़रखेज़ नहीं हो सकती, और मैंने ये जो 6 महीने गुजारे हैं ये आपको बख्श कर मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं काम करना चाहता। अच्छा। हाँ, ज़बरदस्त। फिर मैंने काफ़ी समझाया, मैंने कहा इस तरह करो, इस तरह करो। कहने लगे रहनुमाई में करता रहूँगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ बातें सुननी है, दीन का काम करने नहीं देती, इसलिए मैं नहीं जाता।
उसके बाद फिर अजीज साहब, ये काजी अजीज साहब, मौलाना अजीजुर रहमान साहब खास अजीजुर रहमान साहब कासमी, वो और एक दो और वहाँ से थी, इन्होंने फैसला किया कि ऐसा करो कि इसी तरह मदरसे वगैरह की इसी की बिल्डिंगें बनाओ और यहाँ ही इस तरह काम चलाओ। तो मेरे सामने एक लड़का यहाँ छोटा 3-4 साल का था, मर गया। तो उससे पहले यहाँ जनाजा पढ़ाने में 2 आदमी थे, 3 को था नहीं। एक कारी शमसुद्दीन शेर अल्लाह भी साईं शेर अल्लाह उसको कहते थे, मंडी का था, वो हाफिज़ कुरान था। लेकिन यह है कि उसने बदकिस्मती से कोई उल्टे सीधे काम करने शुरू कर लिए तहरीर यानी जादूगरी में, तो वो मतलब दिमागी हाल खो बैठे। उस तरह से ये सिलसिला जो चला, तो ये फैसला हुआ कि वहाँ स्कूल रहेगा, उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे। तो वो माहौल बना। तो मौलवी साहब जब यहाँ तशरीफ लाए, उस वक्त हमीद साहब ने, खास कर हमीद में जो मास्टर डार साहब ने कहा कि भाई ये नए नए आए हैं, अब इनको इन्वॉल्व करते हैं। ये उनके लफ्ज़ थे, इन्वॉल्व करते हैं। जब अगर फाकी साहब ने कह दिया कि ये बंजर है, तो देखेंगे जरखेज बनती है कि नहीं। तो हमने बुलाया एक मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में 73 की, ये 73 की बात है। मीटिंग में तो पहले दिन उन्होंने इनकार किया कि मैं वहाँ कहीं काम कर रहा हूँ। तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से मान आए उन्होंने कि चलो जी मैं काम करूँगा, मुझे कॉपरेशन चाहिए तो मैं काम करूँगा। फिर 73 में वो जो पौधा लगाया था, खोले थे कुछ बच्चे वगैरह रख के, काजी मौलवी फरोजुद्दीन साहब ने उनको इकट्ठा किया था, इनके हवाले किया। तो और रमज़ान साहब होंगे या मीर साहब होंगे या खासकर जो लोग से उन्होंने कहा था कि अब ये गालिबन 73 से पहले की बात है, क्योंकि 73 में वालिद साहब ने जो वालिद साहब बताते हैं कि 73 में वालिद साहब ने ही मौलाना कबरुद्दीन साहब अलैहि रहमान को यहाँ भेजा, क्योंकि जब यहाँ से तकाजा बहुत बड़ा और वालिद साहब को भी इस बात का ख्याल आया। और ज़ियाउद्दीन समनानी साहब ने यहाँ से ख़त लिखा उनसे, मौलाना काज़ीजुर रहमान साहब और ज़ियाउद्दीन समनानी साहब ने ख़त लिखा। और वो ख़त जब मिला वालिद साहब को राजस्थान में, और उसमें जो है वो यहाँ के हालात का जिक्र किया गया, और जिस तरह का बताया कि खाफी साहब ने कहा ये बंजर ज़मीन है। तो गालिबन ये बात 73 से पहले की बात है। 73 में वालिद साहब ने ये कहकर कि मुझे 1 साल वहाँ लगाना है ताकि मैं उनको ये कह सकूँ कि मुतबादल इंतज़ाम करने की ज़रूरत का, फिर वालिद साहब यहाँ आ गए। तो कुरैशी साहब चूँकि आप ज़ियाउल के इस पूरे सफ़र में बहुत साथ रहे, और ख़ास तौर से जब तक आपकी सेहत ठीक रही, और उस दौरान हम आपकी खिदमत भी देते रहे। यहाँ पर जो टीचर ट्रेनिंग्स की बात करें या ज़ियाउल की सुपरविजन की बात करें, गाय आप यहाँ विज़िट करते रहते थे। तो खैर हमने आपको बहुत बचपन से आपको हम देखते रहते थे, आपकी जो सरगर्मियाँ रहती थी इल्मी तौर से, तालीमी तौर से। तो जब ज़ियाउल कायम हुआ 74 में, तो वो जो हालात आपने अभी सुनाए कि यहाँ पर उससे पहले ही कुछ इख्तलाफात की बू आने लगी थी, और इस्लामी स्कूल के हवाले से आपने जैसे बताया, और जो ये पुंछ के कुछ जो जिनका नाम अभी लिया गया, जो अहम शख्सियात थी, इन्होंने कोशिशें भी की। और फिर आपने बताया कि मौलाना फरोजुद्दीन खाफी ने फरमाया कि बंजर ज़मीन है यहाँ पर, और ये बात किसी हद तक हम इससे इत्तेफाक सभी रखते हैं कि पुंछ राजौरी इस माना करके यहाँ पर ये जो असबियत का माहौल है, चाहे वो गुजर कश्मीरी हो या पहाड़ी गुजर हो या फिर शिया सुन्नी हो, देवबंदी भी हो, बहुत सी जगह ऐसी फ़िज़ा तो नहीं मिलती, यहाँ पर ये फ़िज़ा देखने को मिलती है। इन तमाम मुश्किलात, यानी उस ज़माने में उजड़ा हुआ पुंछ, जो 47 में पुंछ उजड़ा था, तो 74 में जब इदारा कायम हुआ, तो उस इदारे के इब्तदाई हालात क्या रहे, क्या हालात रहे मौलाना गुलाम कादिर साहब के आने के बाद, इदारा खोलने के बाद क्या हालात पेश आए इदारे को, मौलाना गुलाम कादिर साहब को? सबसे बड़ी बात यह कि जो 71 और 72 में फ़िज़ा बनी थी, जिसमें ये सारा लिखा पढ़ी समनानी साहब वहाँ लिखते रहे, हमारे साथ भी डिस्कस करते रहे कई बार कि भाई ये है। और ये जो नाम जो लगने वाला था, इसका दूसरा नाम रखा था, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समनानी साहब का काम, इसमें एक करेक्शन करना चाहता हूँ मैं, ये थोड़ा सा अमूमन बात समझ जाती है, इसमें दो राय नहीं कि समनानी साहब का यहाँ एक रोल रहा, लेकिन जो ज़ियाउल का नाम हुआ, तो पुरानी दिल्ली में एक मोहल्ला कब्रिस्तान है बहुत, वहाँ पर एक मस्जिद है, छोटी मस्जिद के नाम से जाते हैं, वहाँ पर एक मशवरा हुआ था, वालिद साहब खुद उसमें मौजूद थे, उसमें पुंछ के कुछ नौजवान फजला भी मौजूद थे जो नए फारिग हुए थे। तो वहाँ पर जब अलग अलग नाम आए, तो फिर आखिर में ज़ियाउल के नाम पर इत्तेफाक हुआ। ये चीज़ एक हिस्टोरिकल करेक्शन है जिसको मैं चाहता हूँ कि हो जाए। सही बात है। अभी इत्तेफाक जरूर कह सकते हैं आप कि वो वहाँ ज़ियाउद्दीन साहब यहाँ थे और नाम ज़ियाउल रखा, हो सकता है उसने इत्तेफाक हो, उसकी उनकी चूँकि यहाँ दुआएं थी और तड़प थी और लगन थी। और वालिद साहब खुद कहते हैं कि जब मुझे ज़ियाउद्दीन समनानी साहब का खत मिला और ज़ियाउद्दीन समनानी साहब ने मुझे कहा कि मैं और मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब रात को 1 बजे हम
तक हम बैठे रहे, उस खत को लिखते रहे। और वो खत कहते हैं कि वो खत जब मैंने पढ़ा तो उस खत ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट किया, और मुझे लगा कि चूंकि मैं पहले से तो परेशान था ही कि पुंछ में काम कैसे किया जाए, लेकिन उस खत ने जो है मुझे मजबूर किया कि मैं फैसला लूँ। वो खत हमने उनसे पढ़ा तो नहीं, लेकिन सुना था कि उन्होंने उसमें 2 लफ्ज़ वो अक्सर कहा करते थे कि मैंने उनकी जड़ें हिला दी। मैंने खत के जरिए उनकी जड़ें हिला दी, ये लफ्ज़ मैंने कहा क्या लिखते रहे, रात को बैठ के लिखता रहा, भेज दिया। ये था उनका कि मैंने उनकी जड़ें हिला दी। इसका मतलब ये मान नहीं रहे थे, मैं नहीं आता, तो फिर उन्होंने मना लिया। दरअसल मौलाना गुलाम कादिर साहब वाले मोहतरम फरागत के बाद इसीलिए यहाँ आए भी नहीं, और वो राजस्थान मेवात में चले गए, क्योंकि यहाँ पर तो माहौल नहीं था काम करने का। यहाँ तो मुश्किलात थी, मसाइब थी, परेशानियाँ थी, मुखालफतें थी, फिजा ही जो है वो बहुत ही जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ी मुतासिबाना फिजा थी, तंग नजरी की फिजा थी। तो खैर ज़ारुल का क़याम हुआ और इब्तदाई दौर में आप साथ रहे, फिर 1974 के ज़माने के बाद 84 आया, फिर 2004 आया, फिर 2024 भी आ गया, आज 50 साल पूरे भी हो गए। तो इस पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं, ज़ारुल के इस पूरे सफ़र को आप कैसे देखते हैं? जो मुख्तलिफ नौ खिदमात हैं ज़ारुल की, चाहे दीनी हो, चाहे वो असरी तालीम हो, चाहे बच्चों की खिदमात हो, तालीमी या बच्चियों की तालीमात का मुस्तकिल इदारे का क़याम, इस सारे मंजर को, एक तब्दील शुदा मंजर को आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ज़ियाउल उलूम कायम हुआ, तो ज़ियाउल कायम होने के साथ साथ ही बहुत सारे लोगों को हमारे साथ रह के ये मानना पड़ा कि अब जो दीनी मदरसा है वो चलेगा। मेरे साथ कई, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था, टीचर्स मेरे पास आते थे, तो बातें डिस्कस होती थी, चलती थी। वो कहने लगे जी कि अब ये कोई मर्द बजायद आया है, और सुना है इसके बारे में कि ऐसा आदमी है, तो दिलचस्पी से काम करेगा तो ये सिलसिला हमारा चलेगा। मदरसे का जितना या ज़ियाउल उलूम का सारा, पहले 5वीं तक फाइल मैंने बनाई, फाइल बना के दे दी, 5वीं तक परमिशन मिली, फिर बनाई, फिर 8वीं तक मिली, उसके बाद बनाई, 2-3 बार बन के गई, तो वो ठीक नहीं थी, फिर दोबारा वापस मेरे पास आई, मैंने बना के दी, फिर हजरत ने उसका भी वहाँ से अप्रूवल ले लिया। तो मैं ये देखता हूँ तो टोटली वहाँ से चेंज, जो पहला सिलसिला था वो चेंज हो गया। चेंज इसलिए हुआ कि यहाँ एक तो दीनी खिदमत हुई, और ख़ासकर सही हुई, उसमें कोई वो 2 टोकों वाली बात या 2 रास्तों वाली बात नहीं बनी। ये साहिब नज़र भी थे, मुस्तकिल मिजाज भी थे, और सबसे बड़ी बात कि क़ुव्वत बर्दाश्त थी इनके पास। और अगर यहाँ मीटिंग में कई बार कोई कहता भी था तो अपने अंदाज से उसको लेते थे, जवाब नहीं दिया। ये हमें पक्की तरह याद है कि कई मीटिंग्स में यहाँ कोई जवाब, कई चाहते थे जवाब दें, लेकिन कहते थे मैं नहीं, जवाब इसका नहीं देता, मैं अपना काम करूँगा, जवाब मैंने दिया तो बीच में ये टसल शुरू हो जाएगी, उलझ जाऊँगा तो मुश्किल, मैं उलझ जाऊँगा, इसलिए मैं इस झंझट में पड़ता ही नहीं। और उसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता 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 जो दीनी माहौल वो बन गया, और हमने वो दीनी माहौल 47 के बाद 66 तक या 70 तक जो देखा था, यहाँ ऐसा था कि किसी को तसव्वुर तक नहीं था कि कुरान क्या है और हदीस क्या है और ये क्या पढ़ा जाता है। ऐसे ही बच्चों को भेज देते, जाओ वहाँ सिपारा पढ़ा, तो जाओ, पढ़ाने वाले ने सिपारा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, वापस भेज दिया। ऐसा था, और दिलचस्पी कोई नहीं थी किसी की। और ख़ासकर इनके साथ जो इनका काम करने का तरीका था, वो एक बिल्कुल अलग से तरीका था। वो किसी जो आम तरीके हैं उनसे अलग था, यानी बर्दाश्त करना, किसी के खिलाफ नहीं करना, किसी के खिलाफ तकरीर नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं कहना, और सही रास्ता देना। और तकरीर अगर करनी है तो तकरीर में किसी का नाम नहीं लेना कि तू फलाना है तो तू फलाना है तो तू फलाना है, जो कहता है कहता रहे, मेरा काम यह है कि मैंने दीन की खिदमत करनी है। तो अल्लाह ने किया कि वही फैलते 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 फैल गया, और अब सारी डिस्ट्रिक्ट में इसका नाम है, और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी है। इतना ही नहीं, स्टेट के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ भी इनका नाम है। लेकिन ये इनकी ही एक हिम्मत है कि इन्होंने इस, जिसको मौलाना खाकी साहब ने बंजर कहा था, जरखेज बना के रखा। ये 1-2 तकरीरों में फंक्शन, बल्कि बताते हैं कि एक मौके पर खाकी साहब ने मशवरा भी दिया वालिद साहब को कि भाई तुम नौजवान हो और तुम अभी यूपी का कोई दीनी माहौल देख कर आए हो और यहाँ तुम काम करना शुरू करना चाहते हो, तो ये गलती मत करो, रहने दो, ये लोग तुम्हें काम नहीं करने देंगे। तो जहाँ जब वालिद साहब ने काम शुरू किया, उसके अलग अलग महाज थे। एक तो तालीम का महाज था, वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी कि यहाँ पर तालीम आम हो और हमारा तबका जो है वो तालीम से जुड़े, और उसके साथ साथ जो इस्लाही काम यहाँ हुआ, दीन और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो दीन का पैगाम जो आम किया। तो कुछ सब एक ज़माना यहाँ हमने भी देखा बचपन में कि बहुत पहले की बात है, हमें उतनी ज़्यादा याददाश्त तो नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते भी हैं कि पुंछ में
रात के क़याम के लिए मुसाफिरों की जो हमारे देहाती आबादी है वो जब आया करती थी उनके पास कोई यहाँ पर रात के क़याम का कुछ ठिकाना नहीं होता था। जुमा के दिन उनका आना होता था और फ़ौरन फिर वापस जाना होती थी। बिल्कुल ये सही तो जब यहाँ इदारा कायम हुआ और स्कूल खोला गया जी और मदरसा तो था ही, लेकिन हाँ, जब लोगों ने उसको देखा कि एक मौलवी ने इंग्लिश पढ़ा, उस वक्त इंग्लिश और हिसाब के नाम से कहते थे, इंग्लिश पढ़ा रहा है मौलवी, हिसाब पढ़ा रहा है मौलवी, बिल्कुल जोग्राफिया पढ़ा रहा है, जी साइंस पढ़ा रहा है। तो वो उस माहौल को अब कैसा पाते हैं कि जब पुंछ में देहाती आबादी जिसमें बहुत से हमारे जीनियस बच्चे होते हैं, लायक बच्चे होते हैं, मगर देहात में रहने की वजह से या गुर्बत की वजह से या वसाइल ना होने की वजह से उनको ठिकाना मिला पुंछ में रहकर पढ़ने का। जी जी उस कदम को और उस एक तब्दीली को आप कैसे देखते हैं? ये एक बेहतरीन कदम था और दूररस निगाहें जो उनकी थी उन्होंने उस लिहाज से काम किया। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे साथ चलते थे, डिस्कशन करते थे, अक्सर कहते थे कि बात क्या है, ये मौलाना गुलाम कादिर साहब हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। मैंने कहा ना क्यों नहीं देते, आपने जब जुमा में तकरीर सुनी वो क्या थी? तो इस तरह उन्होंने कहा कि नहीं, बस फिर कुछ लोग बाद में आस्ता आस्ता मान लेने लगे, कहने के आदमी जो है वो बेलौस है और बेलौस होके कोई किसी के साथ यानी वो लड़ाई का माहौल पैदा नहीं करता। दीन का काम करता है, पढ़ाई का काम करता है, तालीम का काम करता है। उस लिहाज से तो सबसे बड़ी अच्छी जो इनकी अप्रोच थी वो ये थी कि किसी से उलझा ना जाए बल्कि अपना काम किया जाए और तरीके से किया जाए। हालांकि ये तो जो जामिया पर हालात आए, परेशानियां आई और जो बल्कि जामिया पर हमले भी हुए और जामिया को तोड़-फोड़, जिन हमला हुआ, पथराव हुआ, उस दिन मैं इधर ही था। सन 87 की 87 में मैं भी उधर था और मौलाना शरीफ नमानी थे, सादिक वासिल साहब थे, हम इधर ही थे उस वक्त। तो ये जो आप कैसे देखते हैं, यानी एक तरफ पूरी सोसाइटी जो है वो अपोज कर रही थी और एक तरफ एक आदमी जो है वो तालीम का झंडा लिए हुए था और इस्लाही मैदान में काम कर रहा था और फिर जो नताइज आज हमारे सामने हैं कि पुंछ में इल्मी इदारे भी अब कायम हो गए हैं, अकेडमीज भी बन रही हैं, तालीमी इदारे बन रहे हैं, माशाल्लाह एक अच्छी पेशरफ्त है, खुशगवार माहौल बन रहा है और साथ ही साथ जो जहालत है वो कम हो रही है, शऊर बढ़ रहा है, ज़हनों में वसअत आ रही है। इस तब्दीली को आप कैसे महसूस करते हैं और इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात है जिसका कुरान पाक में भी हवाला है कि हिकमत अमली से कोई काम किया जाए। तो हिकमत अमली मौलाना गुलाम कादिर साहब के साथ सबसे बेहतरीन हिकमत अमली थी कि किस काम को कैसे करना है, किसको कैसे साथ जोड़ना है, और वो जो उनकी हिकमत अमली जो है वो हिकमत अमली काम में आई और उस वजह से उस हिकमत अमली से उन्होंने इसको फैला दिया और कामयाब करके चला भी दिया और दिखा भी दिया दुनिया को कि ये हो सकता है, ऐसे कोई काम नहीं ना हो, ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए दूररस निगाहें चाहिए और हिकमत अमली चाहिए और काम करने का तरीका चाहिए कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से दूसरों को साथ जोड़ के कैसे चला जाए। तो यह सबसे बड़ी खूबी थी जिसकी वजह से ये चला और ये इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि आइंदा बढ़ती रहे और इनका साया दराज तक कायम रहे। और ये जो माहौल हमने 47 से 65 तक 66 तक देखा और उसके बाद 74 तक देखा और 74 से बाद देख रहे हैं, तो अल्लाह करे कि ये तरक्की करता रहे, आगे चलता रहे। एक सवाल मेरा खुश साहब से है कि जो पुंछ चूँकि कंपोजिट सोसाइटी है और यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और पुंछ में एक मजहबी रवादारी का माहौल भी है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी तबकात हैं वो चाहे हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, इस मजहबी रवादारी में मौलाना गुलाम कादिर साहब का क्या किरदार आप महसूस करते हैं? यहाँ की जो गैर मुस्लिम बरादरियाँ हैं चूँकि आपका उनसे बहुत ज़्यादा आपकी एसोसिएशन बहुत रही है उनके साथ, तो आप क्या महसूस करते हैं, दीगर बरादरियाँ किस निगाह से मौलाना गुलाम कादिर साहब को देखती हैं? देखिए, मौलाना गुलाम कादिर साहब को कोई भी बरादरी हो, चाहे वो मुस्लिम आदमों की हो या गैर मुस्लिम की हो, किसी को वो इनको समझते हैं कि ये एक बेहतरीन इंसान है और साफ जहन रखता है और काम करने का अंदाज़ जो है वो एक अपना है, किसी से उलझता नहीं है और उस ना उलझने की वजह से जो आपने जो कदम बढ़ा रहे हैं आगे वो कामयाबी के कदम बढ़ रहे हैं। और चाहे कि 1965 हो या 70 हो या वो उसके मुकाबले में आज 4 गुना नहीं 10 गुना आगे बढ़ चुके हैं और 10 गुना बढ़ने के लिए उनके सिर्फ वो हिकमत अमली और शराफत और दिल लगी से काम करना और अल्लाह भी साथ उसी को देता है जो काम उस हिसाब से करता है अल्लाह पे भरोसा करके। तो अल्लाह के भरोसे पे इन्होंने ये काम चलाया। बाकी जो जब ज़ियाउल उलूम पे हमले होते रहे, हमने हर जगह पत्थर भी खाए, हमें पता है जब ऐलान हुआ कि ज़ियाउल उलूम पे हमला है हो गया तो पीपल टीचर साथ लेके मैं दौड़ा, मैंने कहा चलो चल के वहाँ देखते हैं क्या हुआ। हालांकि वहाँ कुछ टीचर हमारे नहीं थे
लेकिन मेरी वजह से वो मेरे साथ चलते, चलो जी हम देखते हैं क्या कौन क्या करता है। तो ये हिकमत अमली थी, ये उनकी शराफत थी, ये उनकी दयानतदारी थी, और ये उनके काम करने का तरीका था, और दूसरों को साथ जोड़ने का तरीका था, और इस लिहाज से वो कामयाब रहे। और इस वक्त सारी बरादरियाँ जो हैं वो बड़ी बेहतरीन निगाहों से देख लेती हैं, बल्कि एक मर्दम शनास शख्स की निगाह देखते हैं कि मर्दम शनास आदमी है, कि ऐसा शायद कोई दोबारा मिलेगा नहीं। कुरैशी साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि आपने सारी उम्र तालीम के मैदान में काम किया है और आप इस वक्त जामिया ज़ालुम जैसे एक तालीमी इदारे के स्टूडियो में हमारे पास तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह आपको सेहत दे और आपकी उम्र दराज करे। तालीम के तई हमारी कौम को क्या करना चाहिए और तालीमी इदारों के तई हमारी कौम का रवैया क्या होना चाहिए, और तालीम के मैदान में काम करने वालों की कदर मंजिलत होनी चाहिए। और आम तौर से हमारी कौम में इस हवाले से हमने देखा कि कौम अपने मोहसिनीन को, काम करने वालों को ना तो याद रखती है और ना उनकी कदर करती है। तो चूँकि आपने सारी उम्र बहैसियत माहिर तालीम गुजारी है, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं आप ज़ालुम के प्लेटफार्म से अपनी कौम की नौजवान नस्ल को और अपनी कौम को? मेरा पैगाम तो इन लोगों के लिए ये है कि ये एक सही लाइन पे चलने वाला मदरसा है, ये सही लाइन पे चलने वाला दीनी मरकज़ है, और उस लिहाज से इनको साथ दिया जाए और साथ दे के अपने आप को सुधारा जाए और अपने आप को सुधार के आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और दीन, खासकर तालीम जो है, तालीम के जो मुख्तलिफ पहलू हैं, मतलब उसमें साइंस है, कहीं मना तो नहीं है कि साइंस पढ़ना ना बढ़ जाए। एक किताब चल लिखा था किसी ने 4 साल 6 साल पहले कि ये कुफर की तरफ ले जाती है। तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा इनकी अकल को हुआ गया है कि ये तालीम कुफर की तरफ ले जाती है। तालीम जो है, ये तालीम इंसान को इंसान बनाती है और सीधे रास्ते पे चलना सिखाती है। और तालीम का एक पहलू ये नहीं है, मसलन मैंने एक बार कहा, पिछले दिनों में एक बहस कर रहा था, मैंने कहा आपके मौलवी ये मुझे बताएं, कुरान हिफ्ज़ किया है, अब बहुत सारे करते हैं, मैंने जब हिफ्ज़ किया तो इनके अंदर देखा कुरान पाक का के अंदर क्या है। मैंने चलिए कुरान पाक के अंदर जो साइंसी नज़रिया है, साइंसी नज़रिए में बता दीजिए कि कितनी दवाओं का जिक्र है उसमें, कितनी वो जड़ी बूटियाँ हैं जिनकी दवाई बनती है, कितनी है वो मुझे बताइए। अब क्या बताता, कहते नहीं हमने तो जड़ी बूटियाँ तलाश नहीं की। मैंने कहा हमने तलाश की हैं, 22 हैं, हमने तलाश करके रखी है कि ये सारी कुरान पाक की देन है, इस्लाम की देन है, जिसको कि जो दवाइयाँ बन जाती हैं उनमें जो दूसरी ये जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। मैंने कहा ये कुरान का जो पहलू है, एक साइंसी पहलू है, रिसर्च करो इसको, दूसरा इसका तदरीसी पहलू है, तीसरा इसका रूहानी पहलू है, चौथा इसका जो है अगले जहान के लिए अपनी ज़िंदगी तैयार करना उसके लिए है। तो ये 8-10 पहलू जो बनते हैं इसके, इनके हर पहलू पर हमें नज़र रख के और आगे चलना है। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ करा के आगे ले जाना है कि एक वक्त आएगा, उस वक्त आपको इस ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा आज इसके अकीद को अपना लो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही पुरअसर और बहुत ही बासमर गुफ्तगू रही हमारी अमन कुरैशी साहब के साथ। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया और बहुत सी नई बातें हमें आज जानने को मिली और माजी के दरीचों में जानने का मौका भी मिला। तो फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा आपको ज़ामत देंगे। बहुत 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 शुक्रिया।